गुड मॉर्निंग क्लास 5। कल पार्ट 2 फसलों के त्योहार से संबंधित कठिन शब्द और शब्दार्थ हमने बहुत अच्छी तरह से समझे, पढ़े और लिखे। आज हम आगे बढ़ेंगे इसी क्षेत्र में। पेज नंबर 17, मौसम का अंदाजा। ठीक है, इसमें देखिए आप 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। मैं इनको ढंग से आपको समझा भी रही हूँ और उसके बाद आप इसे अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट करें। पहला प्रश्न है, देखिए, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? पाठ से लिया गया एक वाक्य है कि खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखनी। उत्तर है, यहाँ खिचड़ी एक त्योहार है जो जनवरी माह में आता है। आप सभी को पता है, उसी त्योहार से संबंधित ये पूरा पाठ था। तो यहाँ का मतलब इस वाक्य में खिचड़ी एक त्योहार है जो जनवरी माह में आता है। आगे बढ़ते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो प्रश्न पूछा गया है आपसे कि अगर किसी परिस्थिति में सूरज बिल्कुल ही ना निकले तो क्या हालात होंगे? उत्तर है, अगर ऐसा हो तो चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि उजाला रोशनी सूरज से ही होती है। तो चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। सूरज से मिलने वाली गर्मी और शक्ति नहीं मिल पाएगी। सूरज से मिलने वाली गर्मी, हमें सूरज से गर्मी भी मिलती है और सूरज से ही शक्ति मिलती है। मुख्य ऊर्जा का स्रोत है सूरज, और सूरज से ही हमें जब ऊर्जा मिलती है, पेड़ पौधे खाना, मतलब मूल ऊर्जा का जो उद्गम है, मूल स्रोत है, वो सूरज है। वो नहीं मिलेगा तो हमें शक्ति भी नहीं मिलेगी और गर्मी भी नहीं मिलेगी। तीसरा, पेड़ पौधे भी मुरझा जाएंगे क्योंकि पेड़ पौधे सूरज की रोशनी पाकर ही हरे भरे होते हैं और सूरज की रोशनी की उपस्थिति में ही वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अपने अंदर एक विशेष पदार्थ की उपस्थिति में। अगर ऐसा होता है कि सूरज नहीं निकलता है तो पेड़ पौधे भी मुरझा जाएंगे। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। आप सभी इसे अपनी कॉपी पे नोट करें। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह लगाते हैं? ये एक प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न में 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? उत्तर है, चारों ओर कोहरा होने के कारण समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। सर्दियों में कोहरे के कारण सूरज दिखाई नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है, रोशनी नहीं होगी, सूरज दिखेगा नहीं, अंधेरा होगा, तो समय का अंदाजा नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न था, जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह लगाते हैं? इसका उत्तर है, जिनके पास घड़ी नहीं होती, घड़ी नहीं है, वे समय का अंदाजा सूरज की चढ़ती उतरती स्थिति से लगाते हैं। सूरज आसमान में किस जगह पहुंच गया? आप सभी जानते हैं, सूरज का उदय पूर्व दिशा से होता है और पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है। तो पश्चिम दिशा से उगने के बाद धीमे धीमे आसमान में चलता हुआ सूरज पश्चिम दिशा में अस्त होता प्रतीत होता है। ठीक है, तो उस सूरज की स्थिति आसमान में उपस्थित सूरज की स्थिति को देखकर ही जिनके पास घड़ी नहीं होती वो समय का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, और रात को समय का अंदाजा पहर के अनुसार लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। पहला प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर और तीसरे प्रश्न का उत्तर। इसे आप अपनी कॉपी पे नोट करें और ध्यान रखेंगे, हैंड राइटिंग सुलेख का ध्यान रखेंगे, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करें। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है, ये जो तीनों प्रश्न थे अभी आपके, वो मौसम का अंदाज टाइटल के अंतर्गत दिए गए। अगला जो टाइटल है वो है तुम्हारी जुबान। तुम्हारी जुबान, जुबान का मतलब क्या है? बोली। आज ई लोग के उठ के नईखे का एक वाक्य दिया है पाठ से संबंधित, आज ई लोग के उठ के नईखे खा। ठीक है, अब इस वाक्य को, दिए गए वाक्य को, एक और वाक्य दिया है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। इन दोनों वाक्यों को आपको अपने घर की भाषा में लिखना है। हर घर में अलग भाषा लिखी जाती है,
तो देखिए इस प्रश्न के दो प्रश्न हैं और दो उत्तर होंगे, लेकिन आपको इस प्रश्न के 4 उत्तर लिखने हैं। अजीब होगा ये बात, लेकिन आज इस बात को ध्यान से समझें मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक तो जो सामान्य भाषा जो हम अपने आपकी बातचीत में हम प्रयोग करते हैं, उस भाषा में उत्तर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखाऊंगी। 2 प्रश्न 2 उत्तर। इसके अलावा एक वो भाषा जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको पता लगे कि सामान्य बातचीत में आपके घर में बातचीत करने वाली भाषा या अन्य किसी स्थान पे होने वाली भाषा में कितना परिवर्तन है। तो आपको क्या करना है, 2 उत्तर मैं लिखाऊंगी। सामान्य बातचीत की भाषा जो हम अपने विद्यालय में अपने आसपास के परिसर में कामकाज में प्रयोग करते हैं, और एक वो भाषा जो आप अपने घरों में प्रयोग करते हैं, वो आपको स्वयं से लिखनी है, उसको मैं नहीं लिखाऊंगी। आपके घरों में अपने मम्मी पापा से पूछकर देखते हैं हमारी सामान्य बातचीत की भाषा और आपकी गांव की भाषा में कितनी समानता है या कितनी भिन्नता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रही हूँ, आप सबने नोट कर लिया होगा। अगला जो प्रश्न है उसका टाइटल है पहले तुम्हारी जुबान। ठीक है, पहला प्रश्न, पहले प्रश्न का उत्तर है, वाक्य है आज ई लोग के उठखे नईखे का। ठीक है, इसको लिखेंगे अपनी भाषा में सामान्य आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या। सामान्य भाषा में अगर हमें कोई देर से उठ रहा है तो हम यही कहते हैं ना, आज इनको उठना नहीं है क्या। तो ये हमारी सामान्य भाषा हो गई, हम उसको इस तरह से कहेंगे, जो कि वाक्य में किताब में वाक्य लिखा है उसको हम अपनी भाषा में इस तरह से कहेंगे। दूसरा वाक्य है जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। ठीक है, जल्दी जाकर देखो केले के पत्ते आए या नहीं। ठीक है, कितना परिवर्तन है आप देखिए इस भाषा में, किस भाषा में उन्होंने बोला है और उसको सामान्य भाषा में लिखते हैं तो कैसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक प्रश्न दिया है भारत तेरे रंग अनेक। इसे मैं आज आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है और हमारी क्लास में टाइम कम पड़ जाएगा, तो इसे मैं कल कराऊंगी। कल के उसमें मैं कॉपी पे भी नोट कर लेती हूँ कल की तारीख। ठीक है, आगे है अन्न के बारे में, एक टाइटल दिया है कॉपी पे, देखिए पेज नंबर 17 पर ही है, अन्न के बारे में। पहला प्रश्न है उसमें का फसलों के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व है, तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। आपके लिए प्रश्न है कि फसलों के त्योहार में जो पाठ दिया था उसमें तिल का बहुत महत्व है, हम सभी जानते हैं। अब आपसे प्रश्न किया है तिल का और किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, ये हमें बताना है। मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ मिटा देती हूँ, आप कॉपी पे इसको नोट अवश्य करें।
शुरू करते हैं। टाइटल है अन्न के बारे में। ये हमारा टाइटल है प्रश्न का। इस टाइटल के अंदर 2 प्रश्न हैं। का प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तिल एक तिलहन है। तिलहन का मतलब ऐसा बीज या ऐसा दाना जिससे तेल निकलता है। तिल एक तिलहन है, इससे तेल निकाला जाता है। इसका प्रयोग बीज व तेल दोनों के रूप में होता है, यानी कि तेल तो निकालते ही है और बीज के रूप में भी होता है। मतलब जो उसका दाना होता है तिल का, उसको ऐसे भी हम इस्तेमाल करते हैं खाने। अब क्या क्या प्रयोग होता है देखें। तिल से अनेक प्रकार की मिठाइयाँ जैसे गजक, तिलकुट, रेवड़ी, मुंह में पानी आ गया होगा। तो इससे तिल से बनती हैं। जैसे तिल से अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, गजक, तिलकुट, रेवड़ी भी बनती हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति के त्योहार पर तिल का विशेष महत्व होता है, या हम सभी जानते हैं। हमारे घर में माताएं पहले से तिल इकट्ठा करके उसको साफ करना, सुखाना, पीसना, रखना शुरू कर देती है, क्योंकि मकर संक्रांति के त्योहार पर इसका बहुत महत्व होता है। तो पूरा एक बार फिर से मैं पढ़ के सुनाती हूँ। तिल एक तिलहन है, इससे तेल निकाला जाता है। इसका प्रयोग बीज व तेल दोनों रूपों में होता है। तिल से अनेक प्रकार की मिठाइयाँ जैसे गजक, तिलकुट व रेवड़ी भी बनती है। मकर संक्रांति के त्योहार पर तिल का विशेष महत्व होता है। प्रश्न संख्या का अन्न के बारे में टाइटल के अंतर्गत प्रश्न संख्या का उत्तर ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा है। सभी बच्चे अपनी कॉपी पर नोट करें, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या तुम जानते हो कि तिल से तेल बनता है? जानते हैं, जाहिर सी बात है। और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे? किताब में लिखा, हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो,
तो तेल की दुकान में जाकर पूछो, ये एक प्रोजेक्ट है, ये अपने घर के आसपास जो भी तेल की दुकान है आप वहां जाके पूछें और बात करें। तिल के अलावा और किन किन चीजों से तेल बनता है कि मैं अभी आपको लिखवाती हूँ, आप समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो मैं ये ब्लैक बोर्ड को पहले साफ कर देती हूँ। हम्म तिल के अलावा सूरजमुखी, मूंगफली, सॉरी, तिल के अलावा मूंगफली, सरसों, नारियल, बादाम, सूरजमुखी के फूल के बीज, ध्यान देना सूरजमुखी से नहीं, सूरजमुखी के बीज से भी तेल निकलता है। तो ये तो वो और अन्य चीजें हो गई जो तिल के अलावा हमें तेल उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, आगे का हमारा प्रश्न है कैसे, ये भी पूछा है, कैसे निकलता है, लिखेंगे। बीजों को एकत्र करके साफ करके सुखाया जाता है। ठीक है, पहले तो बीजों को एकत्र करते, इकट्ठा करते हैं, फिर उन्हें साफ करके सुखाया जाता है। इसके बाद मशीनों में डालकर कूटा व कूटा व मसला जाता है। मतलब पहले वो दानों को कूट के तोड़ते हैं, फिर उनको बसलते हैं, एक जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में बीज से तेल अलग हो जाता है।
के अलावा मूंगफली, सरसों, नारियल, बादाम, सूरजमुखी के फूल के बीज से भी तेल निकलता है। बीजों को एकत्र यानी इकट्ठा करके साफ करके सुखाया जाता है और इसके बाद मशीनों में डालकर उन्हें कूटा व मसला जाता है। मतलब बहुत कठिन प्रक्रिया होती है ये, एक जटिल, कठिन नहीं जटिल। इस प्रकार तेल बीज से अलग हो जाता है। जब उसको रगड़ते हैं, मसलते हैं, तो तेल जो होता है वो बीज से अलग हो जाता है, जिसे अलग करके छानकर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है तेल बनाने की। सभी इस पूरी प्रक्रिया को कॉपी पे लिखें और ध्यान रहे, मैं बार बार एक ही बात आपसे कहती हूँ, लेख का बहुत ध्यान रखें और लिखते समय मात्राओं का बहुत ध्यान रखें। मात्राएं, बिंदियां सभी उचित स्थान पर ही लगाएं। ठीक है, इसे कॉपी पे नोट कर ले। पेज नंबर 17 में टाइटल मौसम का अंदाज, जिसके उत्तर मैंने आपको दे दिए। टाइटल नंबर तुम्हारी जुबान, इसके भी उत्तर मैंने आपको दे दिए। टाइटल नंबर अन्न के बारे में, इसके भी उत्तर मैंने अभी आपको दे दिए। पेज नंबर 17 भारत तेरे रंग अनेक, ये थोड़ा लंबा विषय है, इसे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।